हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 6 जुलाई के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, टोटल 22 न्यूज़ को कवर किया गया है। इनके स्टैटिक पोर्शन और इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए डेली, मंथली, वीकली किसी प्रकार की, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक और यूजर आईडी दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है ओडिशा गवर्नमेंट प्रेजेंट्स 2 लाख करोड़ बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। 2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने अपना बजट एलोकेट किया है और अमाउंट याद रखिए 2 लाख करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन किया गया है। ओडिशा गवर्नमेंट बजट मेनली 2 चीज़ों में लॉन्च करता है, एक तो एग्रीकल्चर बजट और एक होता है जनरल बजट। तो एग्रीकल्चर के अलावा जो सारी चीज़ें होती है वो जनरल बजट में आती है और बाकी एग्रीकल्चर बजट में तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। अब कुछ स्कीम्स इसमें न्यूज़ में थी जो आपको याद रखनी है, जिनका बजट एलोकेट किया गया है। एक तो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना किस स्टेट की है, तो ओडिशा स्टेट की। अगली है वसुंधा स्कीम। वसुधा स्कीम किसकी है? ओडिशा की है। अगली है कालिया स्कीम। काली स्कीम किसकी है? ओडिशा की। काले की फुल फॉर्म है कर्षक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम आर्गुमेंटेशन। तो यह सिंपल याद रखिए, काली स्कीम ओडिशा की है। और ममता स्कीम किसकी है? ये भी ओडिशा की है। तो ये 4 स्कीम्स और आप याद रख लीजिए, इस बजट में इनका एलोकेशन किया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। अगली न्यूज़ है इंडिया विल होस्ट 18th एडिशन ऑफ 2023 G20 मीटिंग। तो G20 मीटिंग 2023 में इंडिया होस्ट करने जा रहा है, ये आप सभी को पता है। और 2022 का भी प्रेजेंट में 70th एडिशन कौन होस्ट कर रहा है? इंडोनेशिया से होस्ट कर रहा है। और जो 18th एडिशन है वो इंडिया में न्यू दिल्ली और जम्मू कश्मीर 2 वेन्यूज़ में होस्ट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारी मीटिंग्स जम्मू कश्मीर में होगी, आपको हर कहीं ना कहीं आर्टिकल में देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर विल होस्ट G20 समिट इन इंडिया, बट इट इज़ नॉट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज दैट कि बोथ न्यू दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर बोथ विल होस्ट द G20 ऑल समिट्स। तो कुछ समिट्स की मीटिंग्स, कुछ मीटिंग्स न्यू दिल्ली में होगी तो कुछ मीटिंग्स जम्मू एंड कश्मीर में होगी। अब इसमें 2 चीज़ें और आप याद रख लीजिए, एक तो शेरपा और एक कोऑर्डिनेटर। शेरपा कौन है इस G20 समिट के? तो आंसर होगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को शेरपा अपॉइंट किया गया है इस G20 मीटिंग के लिए। दूसरे हैं कोऑर्डिनेटर। अच्छा, पीयूष गोयल कौन है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर प्लस टेक्सटाइल मिनिस्टर है ये पीयूष गोयल। और कोऑर्डिनेटर कौन है इस G20 समिट का? तो आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि सेक्रेटरी है इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में ये सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला। इन्हें अपॉइंट किया गया है कोऑर्डिनेटर के रूप में। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कर्नाटका लॉन्चेज इट्स फर्स्ट डिसेबल फ्रेंडली पार्क इन द जवाहरलाल भवन कुबोन पार्क। अगर आपको पता हो तो कुबोन पार्क कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ये ब्यूटीफुल पार्क है बेंगलुरु का। तो बेंगलुरु में जो रहने वाले हैं वो बिल्कुल इसे गेस कर सकते हैं कुबोन पार्क कहाँ पर स्थित है। तो कुबोन पार्क एक डिसेबल फ्रेंडली पार्क बना दिया गया है, यानी इसमें अब डिसेबल्ड जो व्यक्ति है वह आसानी से इस पार्क में विजिट कर सकते हैं। उनके लिए कई प्रकार की सुविधा इसमें ऐड कर दी गई है, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो इसे बोला जा गया है डिसेबल फ्रेंडली पार्क। ये इंडिया का पहला डिसेबल फ्रेंडली पार्क है। याद रखिए, इंडिया का पहला डिसेबल फ्रेंडली पार्क कौन सा है? कुबोन पार्क है। और कुबोन पार्क कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। तो इसे इनॉग्रेट किया है थावरचंद गहलोत जो कि कर्नाटका के गवर्नर है। याद रखिए, थावरचंद गहलोत। अगली न्यूज है केरला विल सोन बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव रीजन स्पेसिफिक रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स। देखिए, नेशनल वाइज इंटरनेशनल वाइज तो रेड लिस्ट काफ़ी बनी हुई है, लेकिन स्टेट वाइज बर्ड की रेड लिस्ट बनी हुई नहीं है। इसका मतलब है रेड लिस्ट का मतलब है उन सभी बर्ड्स की लिस्ट बनाई जाएगी जो एंडेंजर्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक विलुप्त की कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है। उन सभी बर्ड्स का एक लिस्ट बनाया जाएगा और वह बर्ड सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट में पाए जाते हैं। अब किस स्टेट की बात कर रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं हम केरला की। तो केरला की लिस्ट बनाने जा रहा है और बनाएगा कौन? ये बनाएगा द केरला बर्ड मॉनिटरिंग कलेक्टिव, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ही काम करता है, प्लस बर्ड काउंट इंडिया। ये दोनों मिलकर इस लिस्ट को बनाएंगे। तो याद रखिए, ऐसा करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया? केरला बन गया, जहाँ पर रीजन स्पेसिफिक रेड लिस्ट बनाई जाएगी बर्ड्स की। और याद रखिए, केरला में 64 थ्रेटन बर्ड्स है, 64 थ्रेटन बर्ड्स है और 11 स्पेसीज आर वल्नरेबल है। ऐसा कहना IUCN का ये कहना है कि 64 थ्रेटन बर्ड्स है और 11 स्पेसीज आर वल्नरेबल है केरल में। तो इन्हीं की एक रेड लिस्ट बनाई जाएगी। तो उसमें कंप्लीट डिटेल दी जाएगी, इनके एंडेंजर्ड पॉपुलेशन सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाएगी। IUCN
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर याद रखिए। अगली न्यूज़ पर पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है वेस्ट बंगाल डेवलप्स ए स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री यूटिलाइजिंग वाटर हाइसिंथ। हाइसिंथ का यूज़ करके, वाटर हाइसिंथ क्या चीज़ होती है पहले इसे समझ लीजिए। या पानी में देख सकते हैं ये वाटर रिवर है, यहाँ पे पार्क नहीं है, ये वाटर रिवर है, ये कह सकते हैं झील है, कुछ भी है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये वीड है, ये पानी के ऊपर वीड है, और ये वीड ना तो कॉमर्शियल फिशिंग करने देती है, ना यहाँ पर किसी प्रकार के जो नीचे सनलाइट जाने देती है ताकि वाटर बॉडीज़ के नीचे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर सके। तो ओवरऑल ये एक नुकसान का काम करती है वाटर वीड, और ये वाटर वीड को, इस वीड को बोला जाता है वाटर हाइसिंथ। और ये वाटर हाइसिंथ जो वेस्ट बंगाल में वाटर बॉडीज़ में जो अवेलेबल है, उस वाटर हाइसिंथ को निकाला जाएगा और उसका यूटिलाइज़ किया जाएगा इन स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री। यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि इको एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें बनाई जाएगी, जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र बनाया जाएगा, और आप इमेज में देख सकते हैं ये प्रोडक्ट, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर इस वीड को यूटिलाइज़ किया जाएगा और प्रोडक्ट्स बनाने में या फर्टिलाइज़र और कई चीज़ों में इसे यूज़ किया जाएगा ताकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, तो ये वेस्ट बंगाल बन गया है। वेस्ट बंगाल डेवलप कर रहा है स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री यूटिलाइजिंग वाटर हाइसिंथ। तो याद रखिए वेस्ट बंगाल का नाम। अगली न्यूज है पपला विलेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैज़ रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड इट्स ए वेस्ट फ्री एंड वाटर सरप्लस विलेज। पपला विलेज कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसने ये कहा कि हम वाटर फ्री, यानी हमारे पास वाटर की कोई कमी नहीं है, वाटर सरप्लस ही है, हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर ही है। ऐसा संभव हो पाया है क्योंकि देखिए एक तो उनके जो सिंचाई का जो सोर्सेज है उनको बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं इमेज में, ये हम इन्हें जनरली बोलते हैं पॉन्ड्स, लेकिन इन्हें हिमाचल में लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है हुंडीज़। तो हुंडीज़ इस प्रकार की बनाई गई है ताकि रेन वाटर को स्टोर किया जा सके। तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी पपला विलेज में, इससे रेन वाटर को स्टोर किया जाता है और इसका बेस्ट यूजेस किया जाता है। तो इस प्रकार पपला विलेज एक ऐसा विलेज बन गया है जो वाटर फ्री और वाटर सरप्लस बन गया है, और ये कहाँ पर स्थित है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है हिमाचल प्रदेश के। अगली न्यूज, नीति आयोग रिलीजेस मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। देखिए मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ उस कैटेगरीज के लिए है उस कैटेगरी में आयुष का यूज़ किया गया है, आयुष बेस्ड इनिशिएटिव्स का यूज़ किया गया है। यानी कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इन 5 चीज़ों का यूज़ करके अगर कोविड-19 की रोकथाम की गई है, उस मामले में किस स्टेट ने टॉप किया है, उस मामले में रिपोर्ट है कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया गया है, कौन बेस्ट यूज़ कर रहा है, किस प्रकार से, मतलब ओवरऑल आयुष बेस्ड इनिशिएटिव्स यूज़ करने के मामले में मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट रिलीज़ की गई नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग के CEO अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए परमेश्वर अय्यर, इनका नाम याद रखिए, परमेश्वर अय्यर। अगली न्यूज़ है ONDC एंड नाबार्ड जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड ग्रैंड हैकाथॉन टू प्रमोट ई-कॉमर्स इन एग्री सेक्टर। आपको पता है ONDC रिसेंटली लॉन्च की गई थी इन दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था ONDC, जिसकी फुल फॉर्म बनती है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसका मकसद है कि जितने भी ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं उन्हें इंटीग्रेट करके एक जगह लाना, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जितने भी ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं वह सभी आपको एक ही प्लेस पर देखने को मिलेंगे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसका उद्देश्य है जितने भी रिटेलर्स है, स्मॉल शॉपर्स है, जितने भी नियर बाई शॉप ओनर्स है, उन सभी को कनेक्ट करना और डिजिटली उनका भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, क्योंकि लोकल किराना स्टोर्स वाले लोग हैं उन लोगों के प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के थ्रू वह अपना प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और नियर बाई अपने डिलीवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है जो कि प्राइवेट ई-कॉमर्स कंपनी चार्ज करती है, वो चीज़ इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, लेकिन रिसेंटली नाबार्ड ने इसके साथ MOU साइन किया है ताकि एग्री सेक्टर से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, POC मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, उनको भी ONDC में कनेक्ट किया जा सके। इसके लिए इन्होंने एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज़ किया था ताकि प्रमोट किया जा सके। तो याद रखिए
और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। एक चीज़ याद रखिए, ONDC विल वर्क्स अंडर द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट सिडबी के अंडर काम करता है ONDC। ONDC किस डिपार्टमेंट, किस बैंक के अंतर्गत काम करता है? तो आंसर होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करता है। और इस हैकाथॉन को लॉन्च किया था पीयूष गोयल के द्वारा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और इसी ONDC को बनाया किसने? DPIIT ने, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT ने इस पोर्टल को बनाया है ONDC को। अगली न्यूज है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स द डेडलाइन फॉर इंट्रोड्यूसिंग DDPI सिस्टम टू September 1, 2022। अगर प्रश्न पूछा जाए कि DDPI सिस्टम ऑफ सेबी कब से अप्लाई होगा, तो आंसर होगा 1 सितंबर से अप्लाई होगा। DDPI सिस्टम क्या होता है? देखिए, आप ट्रेडिंग करते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है डीमेट डेबिट एंड प्लीज इंस्ट्रक्शन। डीमेट अकाउंट अगर आपको पता हो तो शेयर मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में शेयर्स को परचेज करने, सेल करने, उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो इस डीमेट अकाउंट कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता है कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर बेचना है, लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो ब्रोकर को चूज़ करते हैं। लेकिन ब्रोकर आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना ले, वो सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन ले जितनी उसको रिक्वायर है। आप अपना कंप्लीट डेटा उसे दे देंगे, पासवर्ड ID सब कुछ की ब्रोकर को, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। ऑब्वियसली आप उस पर बिलीव करेंगे, लेकिन फिर भी सेबी का ये कहना है कि वह ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही यूज़ करे जो उसे सिर्फ आवश्यक है वहीं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, बाकी चीज़ों को हाइड करने के लिए, या फिर उसे दिखेगी नहीं, इस चीज़ के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है DDPI सिस्टम। वो सिर्फ उसे लिमिटेड चीज़ें ही प्रोवाइड करेगा। तो याद रखिए, DDPI सिस्टम किसने लॉन्च किया है? सेबी ने इसे लॉन्च किया है। और ताकि जो पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है आप अपनी पावर को किसे दे रहे हैं? ब्रोकर को दे रहे हैं, लेकिन वो पावर का मिसयूज़ ना हो, इसके लिए उसे सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही पावर प्रोवाइड की जाए। इसके लिए ये DDPI सिस्टम लॉन्च किया गया, जो उसे लिमिटेड पर्पज़ के लिए ही डेटा प्रोवाइड कराएगा। याद रखिए, ये 2 चीज़ों के लिए लॉन्च किया गया है। एक तो अगर आपको सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है उसके लिए, और एक प्लीज़ और रीप्लीजिंग सिक्योरिटीज़ के लिए, यानी आप गिरवी रख रहे हैं किसी सिक्योरिटीज़ के लिए, उन चीज़ों के लिए। तो ये 2 चीज़ों के लिए ही ये लॉन्च किया गया DDPI सिस्टम। याद रखिए, लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? सेबी के द्वारा। अगली न्यूज़ है, बैंकिंग फ्रॉड्स ऑफ ओवर 100 करोड़ विटनेस सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। वह सभी फ्रॉड्स जो 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर के हैं, छोटे फ्रॉड्स की बात नहीं कर रहे, उन फ्रॉड्स की जो 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में 265 फ्रॉड्स हुए थे, जो फ्रॉड्स 100 करोड़ या उससे ऊपर के हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 265 हुए थे, लेकिन मोर देन 50% डिक्लाइन देखने को मिला इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी 118 केसेज ही देखने को मिले। ये प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट दोनों बैंक्स की बात हो रही है यहाँ पर, कि 265 फाइनेंशियल 21 में थे, लेकिन आपको याद रखना 118 केसेज रहे हैं फाइनेंशियल 2022 में। अगर अमाउंट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में रहा था 1.05 लाख करोड़, लेकिन सिर्फ 41,000 करोड़ ही रह गया फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है बैंकिंग सेक्टर के लिए। अब इन्हें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फाइनेंशियल ईयर 2022 में 80 केसेज रहे थे, बल्कि फाइनेंशियल ईयर 21 में कितने थे? 167 थे। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट में 38 केसेस देखने को मिले और 98 फाइनेंशियल ईयर 2021 में थे। अमाउंट में भी डिवाइड किया गया है प्राइवेट और पब्लिक, तो आप इन अमाउंट्स को भी याद रख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। अगली न्यूज़ है, इंडियन बैंक साइंड MOU विथ हरियाणा टू डिस्ट्रीब्यूट मोबाइल फ़ोन्स। देखिए, मोबाइल फ़ोन्स अगर कोई किसी भी इनिशिएटिव, किसी भी स्कीम के तहत हरियाणा गवर्नमेंट अगर लोगों को प्रोवाइड करवा रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी, तो उन लोगों को डायरेक्ट उनके लिए जो पेमेंट कैश ना देकर उन्हें कूपन्स दिए जाएंगे, और ताकि उन कूपन्स स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। और सिर्फ कूपन्स का ये फ़ायदा होगा कि जैसे आपने मनी दी, तो हो सकता है वो मोबाइल फ़ोन्स के अलावा कोई दूसरी चीज़ परचेज़ कर ले उस मनी से, तो डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन तो उन्होंने परचेज़ नहीं किया ना। लेकिन अगर आप कूपन प्रोवाइड कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ उस कूपन से आप मोबाइल फ़ोन ही परचेज़ कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव है एक प्रकार का, इसमें सिर्फ आप कूपन्स दिए जाएंगे लोगों को, और कूपन से सिर्फ आप स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। लेकिन ये कूपन्स प्रोवाइड कौन करवाएगा? ये प्रोवाइड कराएगा इंडियन बैंक। UPI बेस्ड यू कूपन होंगे, UPI में आप यू कूपन्स डालेंगे तो आप इजीली उसे रिडीम कर पाएंगे। तो याद रखिए, इंडियन बैंक जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी।
इसने हरियाणा के साथ एमओयू साइन किया है, याद रखिए। अगली न्यूज है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लॉन्चेज परीक्षा संगम पोर्टल टू इंटीग्रेट ऑल CBSE बोर्ड एग्जाम्स एक्टिविटीज़। CBSE के द्वारा लॉन्च किए गए परीक्षा संगम पोर्टल का मकसद इतना है कि जो परीक्षा से रिलेटेड यानी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं CBSE की, वो सारी चीज़ें एक ही पोर्टल में रहेगी। सारी चीज़ें जैसे एग्जाम से रिलेटेड कोई सर्कुलर, लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड कोई न्यूज़, कोई रेफरेंस, कोई सैम्पल पेपर, कोई मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक्स, स्कूल रिजल्ट, सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इस एक ही पोर्टल पर होगी जिसका नाम है परीक्षा संगम पोर्टल, यानी एग्जाम से रिलेटेड, ओनली ऑन एग्जाम से रिलेटेड। तो याद रखिए 10th और 12th दोनों बोर्ड्स के लिए लॉन्च किया गया है। CBSE के चेयरमैन है निधि छब्बर, इनका नाम याद रखिए, निधि छब्बर CBSE के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है क्योंकि वुमन है, चेयरपर्सन है। अगली नीचे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स DOT साइंस एग्रीमेंट विथ ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज एंड BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इन तीनों ने एक फंड बनाया जिसका नाम है USOF प्रोजेक्ट। इस USOF प्रोजेक्ट यानी इस फंड में 55,000 करोड़ रुपीस का अमाउंट इन्होंने ऐड किया है, ये रिजर्व बनाया है। अब इस रिजर्व का यूज़ क्या किया जाएगा? इस रिजर्व का यूज़ किया जाएगा कि जो रूरल एरियाज़ है, जो गाँवों के एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ है, वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज़ है, हम कह सकते हैं कि सर्विसेज है, उनको बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि आप देखेंगे कि अर्बन एरियाज़ में टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विसेज बेहतर है, बल्कि रूरल एरियाज़ में वह सर्विसेज काफ़ी कमज़ोर है। तो इसे बढ़ाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाना, उनके लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इंडक्ट करना, ये पर्पज़ है इस फंड का, USOF का। और इसे रिसेंटली इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है, ITI ने, BSNL ने और DOT ने। DOT जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, जिसे हेड किया जाता है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। तो याद रखिए USOF की फुल फॉर्म भी याद रखिए, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इसकी फुल फॉर्म बनती है, इतना याद रखिए। अगली न्यूज़ है C डॉट की फुल फॉर्म बनती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये भी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। तो साइंस एंड एग्रीमेंट विथ गैलोरे नेटवर्क्स के साथ एमओयू रिसेंटली साइन किया है C डॉट ने, और ये साइन किया है 5G टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। 5G नेटवर्क में न्यू इनिशिएटिव, न्यू टेक्नोलॉजीज डालने के लिए ये एमओयू साइन किया है गैलोरे नेटवर्क के साथ। किसने? C डॉट ने। अब इसका मेन पर्पज़ रहेगा एंड टू एंड 5G रेन प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन का डेवलप करना। एंड टू एंड अगर किसी चीज़ के एंड टू एंड की बात की जा रही है, इसका मतलब होता है मोर सिक्योर। तो मोर सिक्योर 5G टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी, प्लस 5G टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाएंगे, प्लस RAN का मतलब होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क। क्या होता है RAN? अगर आपका मोबाइल किसी क्लाउड से कनेक्ट है यानी सेटेलाइट से कनेक्ट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कनेक्ट है क्योंकि उसमें RAN लगा हुआ है, RAN लगा हुआ है। RAN की फुल फॉर्म होती है रेडियो एक्सेस नेटवर्क, और ये पार्ट होता है मोबाइल नेटवर्क का एक पार्ट होता है। तो ये एंड टू एंड 5G RAN प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे दोनों मिलकर। तो गैलोरे नेटवर्क ये एक चेन्नई बेस्ड एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, इसने C डॉट के साथ एमओयू साइन किया है, और C डॉट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी चीज़ याद रखिए, सिर्फ C डॉट ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? गैलोरे नेटवर्क के साथ एमओयू साइन किया है। अगली न्यूज है न्यू रूल्स रिगार्डिंग VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आर इफेक्टिव फ्रॉम द 28th of June 2022। जो न्यू रूल्स है VPN की रिगार्डिंग वह 28 जून से एप्लीकेबल रहेंगे। याद रखिए, डेट याद रखिए, किस डेट से VPN के न्यू रूल्स इफेक्टिव है, तो 28th of June 2022 से। तो अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या चीज़ है? ये एक प्रकार का नेटवर्क है जो आपको मोर सिक्योर प्रोवाइड करवाता है, आपको साइबर क्राइम से बचाता है ये प्राइवेट नेटवर्क। तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क है विच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन। तो प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें न्यू रूल्स क्या ऐड किए गए हैं? तो न्यू रूल्स ये है कि कोई भी इंडियन यानी कोई भी कंपनी जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वह कंपनी कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को लॉग रखेगी अपने पास फॉर द पीरियड ऑफ 180 दिन के लिए मिनिमम रखेगी। क्योंकि कई बार अगर साइबर क्राइम जैसी चीज़ें होती है तो उनका डेटा लेने के लिए ये कंपनीज ये बोल देगी कि हमारे पास उनका डेटा अवेलेबल नहीं है। तो
जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो एक एजेंसी जिसका नाम है द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इसने कहा है कि आप कस्टमर्स के डेटा को लॉग ऑफ रखिए, अपने पास रखिए, कीप ए लॉग फॉर द पीरियड ऑफ 180 दिन के लिए आप उसे रखिए। प्लस ना केवल उसकी इन्फॉर्मेशन बल्कि उनका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सब्सक्राइबर्स का वह भी, यानी आप सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आप रखिए फॉर द ईयर 5 ईयर्स और लॉन्गर, 5 साल और उससे ऊपर तक के लिए आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए। कभी भी अगर पूछा जाए तो आप उसे बता सकें। यह है 2 रूल्स जो आप याद रखिए, 180 डेज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क और मोर देन 5 ईयर्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल। तो ये चीज़ें। तीसरी चीज़ में यह है कि अगर किसी प्रकार का साइबर क्राइम होता है तो आपको कर्ट यानी द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम को विदिन 6 आवर्स आपको इन्फॉर्म करना होगा। कम 6 घंटे के अंदर आपको ये जो साइबर क्राइम है उसको इन्फॉर्म करना होगा। CERT की बात करें तो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हेड किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिटी किसके द्वारा हेड की जाती है? बताइए, कमेंट करके बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके द्वारा हेड की जाती है? मैंने कई बार बता दी है, हर रोज़ कहीं ना कहीं एक बार तो बताता ही हूँ। देखते हैं आप कितने गेस कर सकते हैं बिना ऑप्शन के। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, ए न्यू रिसर्च हैज़ फाउंड दैट नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट्स का मतलब होता है जो ह्यूमंस के शेप में नहीं है, वह होता है नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट्स कैन बी यूज टू टीच चिल्ड्रंस विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें एक मेंटली और फिजिकली दोनों ग्रोथ रुक जाती है। तो उस प्रकार के जो पेशेंट्स होते हैं, उस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उन लोगों को नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ इंटरेक्शन करवाया जाएगा ताकि उन्हें लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाए, उन्हें पढ़ाया जा सके, टीच करवाई जा सके। तो ये एक रिसर्च की गई है और ये रिसर्च की गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा, IISc बेंगलुरु के द्वारा ये रिसर्च पाई गई है। और नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑटिज्म से जो ग्रसित लोग हैं उनके साथ, ताकि उन्हें भी एक तरह से डेवलप किया जा सके रोबोट्स के द्वारा। अगली न्यूज़ है, इंडियन नेवी एंड इजिप्टियन नेवी पर्सोनल दोनों ने कंडक्ट करवाया एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच इन रेड सी नेवी बेस। रेड सी के पास स्थित है नेवी चीफ ऑफ इजिप्ट का जो नेवी बेस है, वहाँ पर इंडियन नेवी ने और इजिप्टियन नेवी ने दोनों ने मिलकर एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करवाया। और सिंपल इतना याद रखिए कि किस नेवी के साथ इंडिया ने फ्रेंडली फुटबॉल खेला है, तो आंसर होगा इजिप्ट के साथ। रिसेंटली क्या हो गया, इजिप्ट में इंडिया की एक INS कोची यानी शिप है, इसने विजिट किया। INS कोची ने, एक पर्सन तो यही बन जाएगा किस शिप ने विजिट किया। तो INS कोची ने विजिट किया और विजिट कहाँ किया? पोर्ट सफागा। और पोर्ट सफागा इजिप्ट में स्थित है। एक और प्रश्न है कि पोर्ट सफागा कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा इजिप्ट में पोर्ट सफागा स्थित है। और वहाँ पर रिसेंटली INS कोची ने विजिट किया। वहाँ पर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज के लिए इन्होंने विजिट किया था, साथ में उन्होंने फुटबॉल भी खेली। तो याद रखिए, INS कोची पार्टिसिपेटेड रिसेंटली इन एक्सरसाइज विथ इजिप्ट। ईरान एंड अर्जेंटीना अप्लाई टू जॉइन ब्रिक्स ब्लॉक जिसमें अभी 5 कंट्रीज़ इसमें मेंबर है। अब रिसेंटली 2 कंट्रीज़ ने और अप्लाई किया, देखते हैं ये ज्वाइन होती है या नहीं। अभी तो सिर्फ अप्लाई किया है 2 कंट्रीज़ ने, ईरान और अर्जेंटीना। सिर्फ इनका नाम याद रखिए, ईरान और अर्जेंटीना। ब्रिक्स की बात करें तो 40% पॉपुलेशन कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ है 5 कंट्रीज़, इनमें 40% पॉपुलेशन का ये ग्रुप है। और इकोनॉमी में बात करें तो 26% इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ इन 5 कंट्रीज़ की देखने को आपको मिलेगी, 26% इकोनॉमी। ब्रिक्स को बनाया गया था 2001 में किसके द्वारा? गोल्डमैन सैच इकोनॉमिस्ट जिम ओनील के द्वारा। जिम ओनील एक इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैच में, और गोल्डमैन सैच में ये इकोनॉमिस्ट रहे। उन्होंने 2001 में ब्रिक्स को बनाने की इन्होंने यानी एक प्रस्ताव रखा था, और जिसमें इनिशियली ब्रिक को ही बनाया गया था, एक्स ने इसमें इंक्लूड नहीं था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, 4 कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया था। लेकिन आफ्टर 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें ऐड कर दिया गया, इसका एक्सपांसन कर दिया गया। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज इसकी मेंबर है। ब्रिक्स की पहली समिट रशिया के द्वारा 2009 में होस्ट की गई थी। याद रखिए, ब्रिक्स की पहली समिट किसने होस्ट की थी? रशिया ने होस्ट की थी 2009 में। अगली न्यूज़ है सिन्नी सेठी। आप देख सकते हैं यही है इमेज में, सिन्नी सेठी टेक्स ए क्राउन ऑफ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022।
मिस इंडिया वर्ल्ड यानी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 ये हेल्ड हुआ था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई में स्थित है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पर ये होस्ट हुआ था फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। और इसमें जीता किसने? सिन्नी शेट्टी ने, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती है। इनका जन्म 2001 में हुआ था और हुआ इनका जन्म मुंबई में था, लेकिन ये जो इनकी स्टेट है वह सिर्फ कर्नाटका है, ये कर्नाटका से बिलोंग करती है। तो याद रखिए सिन्नी शेट्टी, इन्होंने रिसेंटली फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। रनर अप रही है राजस्थान की रुब्बल शेखावत रनर अप रही है। फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022, फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 फरारी के कार्लोस सेंज ने पहली बार, कार्लोस सेंज जूनियर ने पहली बार अपना जो करियर का पहला खिताब जीत लिया है फार्मूला 1 रेसिंग का। और ये कार्लोस सेंज जो कि फेरारी के लिए ड्राइव करते हैं और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, स्पेन के हैं, फेरारी के लिए खेलते हैं और पहली बार इन्होंने खिताब जीता है। और इनकी टीम का नाम है स्कूडेरिया फरारी, या हम सिंपल कह सकते हैं फेरारी। फर्स्ट कैरियर फार्मूला इन्होंने जीता है। और इसकी जो अपेक्स बॉडी है फार्मूला 1 रेसिंग की, उसका नाम है FIA यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दे ऑटोमोबाइल, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अगली न्यूज़ द न्यू बुक गंगा रीइमेजिनिंग, रिजुवेनेटिंग एंड रिकनेक्टिंग। ये बुक रिसेंटली रिलीज़ की गई और इस बुक में बताया गया है कि जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है NMCG, इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या इश्यूज़ इन्हें फेस करने पड़े, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई है इस बुक में। और इसे ऑथर किया गया है राजीव रंजन मिश्रा और पुष्कल उपाध्याय, इन दोनों के द्वारा इसे को ऑथर किया गया है। तो याद रखिए गंगा रीइमेजिनिंग, रिजुवेनेटिंग एंड रिकनेक्टिंग, ये बुक रिसेंटली रिलीज की गई है। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग्स फ्री डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 3 जुलाई। हर साल को 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। ऑब्वियसली प्लास्टिक बैग्स को फ्री करेंगे तो हम एनवायरनमेंट्स में जितने भी हार्मफुल चीज़ें उन्हें रोक पाएंगे, एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे, बायोडाइवर्सिटी को बचा पाएंगे। तो प्लास्टिक बैग की जगह आप पेपर क्लॉथ्स यूज़ कीजिए, पेपर बैग या क्लॉथ बैग इन्हें यूज़ कीजिए ताकि इको फ्रेंडली बन सकें। अगर हम बात करें कि पहली बार किस कंट्री ने यानी प्लास्टिक को बैन किया था, थिन प्लास्टिक को बैन किया था, सिंगल यूज़ को बैन किया था, तो आंसर होगा बांग्लादेश ने बैन किया था 2002 में। और आपको पता है 1 जुलाई 2022 से इंडिया ने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। अभी हम 75 माइक्रोन्स की प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 31 दिसंबर 2022 से आप 75 माइक्रोन्स की प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते, आप मोर देन 120 माइक्रोन्स की प्लास्टिक ही यूज़ कर पाएंगे, ये भी आप याद रखिए। तो ये था आज का ओवरऑल 6 जुलाई का करंट अफेयर्स। अब मिलते हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए गुड बाय।